नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे भारत सरकार के कैबिनेट ने अभी मंजूरी प्रदान की है, जो आज सभी अखबारों की सुर्खियां बने हुए है। और इस मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। आपको बता दें, भारत सरकार जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई प्रकार के लक्ष्यों को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में हम विभिन्न योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हम इस टॉपिक का A to Z कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को लेकर के, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के, या फिर 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने या पंचामृत संबंधी अवधारणा से बनने वाले RS मेंस में क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसी दिशा में हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कुल 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बड़ी राशि की सहायता से भारत को ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। साथ ही कार्बन इमिशन को कम करने में भी सहायता मिलेगी। इसका मूल उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मिशन के कुछ उद्देश्य हैं। इसका जो सबसे पहला जो उद्देश्य रखा गया है कि एक तो ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, यानी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस मिशन का जो दूसरा लक्ष्य रखा गया है, यानी दूसरा जो उद्देश्य है, वो है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना। बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जो लक्ष्य रखे गए हैं, वर्ष 2023 तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी किया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना, जिसका उपयोग हम न केवल फ्यूल इंडस्ट्री में करेंगे, बल्कि इसका उपयोग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में या एनर्जी के रूप में या हाइड्रोजन वाहनों के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, एक तो धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, दूसरी बात इनकी बढ़ती हुई कीमतें जो भारत के भुगतान संतुलन को भारत के प्रतिकूल बनाती है। ऐसी स्थिति में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लक्ष्यों में नंबर 4 देखें तो नंबर 4 है कि ग्रीन हाउस मिशन में 50 MMT जो कार्बन इमिशन है उसमें भी कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि भारत ने COP26 जो ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था कि हम पंचामृत को अपनाएंगे। और पंचामृत में एक जो उद्देश्य था कि भारत को 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के रूप में स्थापित करना है, यानी भारत के अंदर कार्बन इमिशन की मात्रा को 2070 तक क्या करना है, शून्य करना है। तो ऐसी ऊर्जा या ऐसे वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है जिनसे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना हो या फिर नवीनीकरण ऊर्जा के निर्माण पर बल देना हो, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो
ऐसे में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में सामने आएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रकारों की। तो हाइड्रोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का जो निर्माण किया जाता है, इसके लिए जब जल को तोड़ने के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, जिसके कारण ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन में बाई प्रोडक्ट के रूप में या तो जल की प्राप्ति होती है या जल वाष्प की प्राप्ति होती है, यानी इस क्रिया के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। और कार्बन उत्सर्जन शून्य होने के कारण ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है और इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। हाइड्रोकार्बन यानी जीवाश्म ईंधन या प्राकृतिक गैस के माध्यम से ग्रे हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है, किंतु इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और कार्बन उत्सर्जन कहीं ना कहीं वैश्विक तापन या जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए इसे कम करना जरूरी है। नंबर 3 जो आता है ब्लू हाइड्रोजन। और ब्लू हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण भी जीवाश्म ईंधन से किया जाता है, किंतु इसमें भी बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो सर्वाधिक हानिकारक हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, और सबसे कम हानिकारक की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसका निर्माण अक्षय ऊर्जा की सहायता से किया जाता है। और इसी ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए भारत के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। आगे अगर बात करें, यह तो हमने बात कर ली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के और उसके क्या क्या 2030 तक जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को लेकर के हमने बात कर ली। जैसे अगर एक सार के रूप में देखें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, यानी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में स्थापित करना है। दूसरा क्या है कि 19,744 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और वर्ष 2030 तक कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की बात करें तो COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। और इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जो सदस्य देश होते हैं, जो भागीदारी करते हैं, उन्हें COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का दर्जा दिया गया है। इस मिशन का आयोजन UNCC के द्वारा किया जाता है और ये COP27 7 से 18 दिसंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट के रूप में बताया गया और वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लिए साथ ही साथ वैश्विक तापन के कारण जो क्षति हुई है उसको भी एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है। अब COP27 जो शर्म अल शेख में संपन्न हुआ उसमें कुछ टारगेट रखे गए हैं जिनको सदस्य देशों ने अपनाया है। कौन कौन से टारगेट हैं उनके अगर बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि COP27 में एक फंड बनाए जाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और उसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, यानी जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन कब होता है? जलवायु परिवर्तन होता है जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाए
और औसत तापमान में वृद्धि होना ही वैश्विक तापन कहलाता है। और वैश्विक तापन के कारण जलवायु में विभिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे भारत के अंदर अधिक तीव्रता से कम समय में अधिक बारिश का होना, या ऐसे क्षेत्रों में भी वर्षा होना जहां पर सूखे की स्थिति देखी गई थी, या सूखे या मरुस्थल का विस्तार होना, या खाद्य उत्पादन में कमी आना। ये वैश्विक तापन के कई प्रभाव है जो देखे जा सकते हैं। चक्रवातों में वृद्धि या औसत से अधिक वर्षा, ये वैश्विक तापन या जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखे जा सकते हैं। तो इन जलवायु परिवर्तन के कारण जिन देशों को लॉस हुआ है, जिन देशों को क्षति हुई है, उनके वित्त पोषण के लिए सदस्य देशों ने मिलकर के एक लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आने वाली RS मेंस की एग्जाम में जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि COP27 में जो एग्रीमेंट हुए थे, जिन पर सहमति बनी थी, उनको लेकर के RS मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो RS के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, प्री व मेंस दोनों के लिए ही। इसके अलावा नंबर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी COP27 के बाद जो विकासशील देश थे, जिनमें जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के समाधानों, यानी कि जो उनको नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने के लिए, उनमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक 5 वर्ष के लिए एक कार्यक्रम को भी अपनाया गया है। तीसरा जो जिसके ऊपर सहमति बनी वो था समन महत्वाकांक्षा यानी मिटिगेशन और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए भी प्रयास किया जाएगा और इस प्रयास को 2030 तक जारी रखा जाएगा, और जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 संवाद वैश्विक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे कि मिटिगेशन के स्तर पर कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य किया जाना है। क्योंकि मिटिगेशन का मूल उद्देश्य ही है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो कहीं ना कहीं वैश्विक तापन में भी क्या आएगी, कमी आएगी, और वैश्विक तापन में कमी आएगी तो जलवायु परिवर्तन पर भी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो इसका भागीदारी जिस पर बनी वो बिंदु है कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एक अफ्रीका में रोजगार अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल शुरू की गई है। यानी COP27 में इस बात पर भी सहमति बनी थी, और उसके बाद में ही अफ्रीका के अंदर अफ्रीकी कार्बन बाजार की शुरुआत की गई है। क्योंकि अफ्रीका में औद्योगिक पिछड़ापन ज़्यादा है, रोजगार यहाँ पर न के बराबर है, यहाँ पर बेरोजगारी कुपोषण की बड़ी समस्या है। इसके अलावा सारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाना भी बड़ी चुनौती साबित होता है। तो ऐसे में ऐसी योजना की शुरुआत किया जाना जो अफ्रीका में रोजगार को बढ़ावा देगा, वहाँ के जो औद्योगिक विकास है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। COP28 का जो आयोजन, अब देखो COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, COP27 का आयोजन हुआ है शर्म अल शेख, और COP28 यानी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा दुबई यानी UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। ये RS प्री और SI के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, याद रखना कि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, और COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा वर्ष 2023 में। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो उन परिवर्तनों की अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो COP26 और COP26 आयोजित किया गया था ग्लासगो में। उस COP26 में ही भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचामृत की घोषणा की गई, और इस पंचामृत के तहत 5 बिंदुओं पर बल दिया गया है। 5 बिंदुओं में पहला बिंदु ये आता है कि भारत 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया है।
यानी 2030 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा तो वो है 500 गीगावाट। दूसरा जो लक्ष्य रखा है वो रखा है कि भारत कुल ऊर्जा ज़रूरतों में 50% की पूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से करेगा। तीसरा जो पंचामृत है वो है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के 1 अरब टन की कमी की जाएगी, यानी 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा जो पंचामृत का बिंदु है वो है कि भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी लाएगा। और पांचवा पंचामृत का बिंदु है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है, यानी भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन देश के रूप में स्थापित करना है 2070 तक। तो पंचामृत घटक कौन कौन से हो गया? पहला तो हो गया कि नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 500 गीगावाट। दूसरा क्या हो जाएगा कि कुल ऊर्जा उत्पादन में 50% ऊर्जा की भागीदारी किसकी होगी? नवीनीकरण ऊर्जा की। तीसरा बिंदु कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है और कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 45% की कमी करना है और 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन देश के रूप में स्थापित करना है। दूसरा जो बिंदु आता है पहला तो पंचामृत घटक की घोषणा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा 2008 में भारत सरकार के द्वारा कर दी गई थी। तीसरा बिंदु आता है जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना, यानी राज्यों को भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अलग अलग मिशन की शुरुआत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो वन नष्ट हो रहे हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की भी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। पेरिस समझौते के बाद, यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ था जिसमें पेरिस समझौते को अपनाया गया था। उसके बाद भारत और फ्रांस ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता भारत दर्शाता है, जैसे भारत के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कमी करना हो, नवीनीकरण के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना हो या वनीकरण को बढ़ावा देना हो। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, अभी जो आज नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी जो शुरुआत की गई है, और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन भी भारत के जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को भी अपनाया गया है। इसी तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा भी सौर ऊर्जा नीति हो, पवन ऊर्जा नीति हो, या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए सब्सिडी दिया जाना, या ऐसी EEZ की स्थापना करना हो, या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल यहाँ की दशाएं हो, सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना हो। राजस्थान सरकार भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन को रोकने और भारत के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बात करें जलवायु परिवर्तन को लेकर के, अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें ये इस कोट के साथ हम उस ऐसे को शुरू कर सकते हैं कि खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकते और आसमान तथा धरती दोनों को ही बर्बाद नहीं कर सकते। हेनरी डेविड थोरो का ये कथन है। यहाँ से हम जलवायु परिवर्तन को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के कोई निबंध आता है RS मेंस में तो उसको हम शुरू कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। पंचामृत की हमने बात करी ली। पंचामृत को लेकर के जो COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि 2030 तक 500 गीगावाट जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा किया जाएगा। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इसके अलावा 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा और 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं वर्तमान स्थिति। भारत में दुनिया की 17% आबादी पाई जाती है, लेकिन भारत जो कार्बन उत्सर्जन में योगदान है वो केवल 5% है।
और अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन की अगर बात करें तो पहला नंबर आता है चाइना का, सेकंड नंबर आता है यूएसए का, थर्ड नंबर आता है यूरोपीय यूनियन का और फोर्थ नंबर आता है भारत का। यानी भारत सबसे पीछे है। अगर हम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की भी बात करें तो भारत का योगदान बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन उत्सर्जन को लेकर के भारत के द्वारा जो अनेक पहल जो शुरू की गई है या फिर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए, कार्बन इमिशन को रोकने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया जाना कहीं ना कहीं विश्व को भी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए प्रेरित करेंगी। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक तो कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भारत के योगदान पर चर्चा कीजिए और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है बताइए। ये RAS मेंस में 2023 वाले मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको लेकर के कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो हिंट अगर दूँ आपको जिसकी सहायता से आप अपना आंसर को लिख पाएंगे। सबसे पहले तो बात कर सकते हैं इसमें कि COP26 में जो पंचामृत को भारत के द्वारा अपनाया जाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो परिवहन के क्षेत्र में सुधार, और परिवहन के क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना की शुरुआत करना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत करना। BS4 भारत स्टेज 4 से आगे बढ़कर BS6 को अपनाना और इसे 1 अप्रैल 2020 से अपना लिया है, जिसे 2024 तक अपनाया जाना था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पुराने व अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई गई है, ताकि पुराने वाहनों को क्रमबद्ध रूप से हटाया जा सके, क्योंकि पुराने वाहनों से जो कार्बन इमिशन होता है बहुत ज़्यादा होता है और उनमें जो एफिशिएंसी होती है इंजन की बहुत कम होती है, जिसके कारण माइलेज भी क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत 88 करोड़ परिवारों को कोयला आधारित रसोई ईंधन के स्थान पर LPG कनेक्शन दिया गया है, ताकि कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। उजाला योजना के तहत लगभग 367 मिलियन से भी अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 38.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई है। निम्न कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका, यानी ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन जिनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो आज शुरुआत की गई है, उसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको लेकर के आप बता सकते हैं कि भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कौन कौन से कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन को ज़्यादा बल दिया जाए। राज्यों को भी भारत सरकार के साथ मिलकर के इस दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। जैसे राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं। ये कुछ मिशन थे और कुछ बिंदु थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की, और इसको लेकर के RAS मेंस और प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। और इस नोट्स की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल ओनली RAS एंड SI 2023 पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें। इसी तरीके से फिर अखबार की सुर्खियों में आने वाले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। आने वाले 1-2 दिन में हम
वर्ष 2022 की स्पेस टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धियां रही हैं उनके ऊपर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक टॉपिक के बारे में और मैं आपको बता दूं जो आज न्यूज़पेपर में था, जो बिंदु आरएस मेंस के पेपर तीन पॉलिटी वाले सेक्शन से जुड़ता है और उसमें भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका वाला एक टॉपिक अगर दिया हुआ हो तो उसमें इस पॉइंट को हम शामिल कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये बिंदु जो दिया गया है वो दिया गया है कि भाई महिला मतदाताओं की संख्या में 1971 से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो 235.72% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा 17वीं लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें जहां पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत था वो 67.02% था, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 67.18, यानी पुरुषों की तुलना में क्या था, ज़्यादा था। यानी वर्तमान अगर सिनेरियो देखें तो चुनाव में या मत प्रतिशत में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते स्तर व राजनीतिक जागरूकता के चलते भी महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में थोड़ा बहुत ही कम रहा है। जहां पुरुषों का जो मत प्रतिशत था 74.6% था, वहीं महिलाओं का 73.49% रहा है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ता रहा तो महिलाओं की भूमिका चुनाव के नतीजे को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखो, इसमें मैंने भी बताया था कि जो 2018 में राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं का मत प्रतिशत ज़्यादा था। महिलाओं का मत प्रतिशत था वो दिया गया है 74.67%, जबकि पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है वो दिया गया है 73.59%, यानी महिलाओं का मत प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसे आरएस मेंस के पेपर 3 पॉलिटी सेक्शन में इससे वैल्यू एडिशन के तौर पर शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।